बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद. Thank you so much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football. As always, we will be discussing Pakistan women's team's participation in the FIFA series in Ivory Coast. उसके साथ साथ Champions League के box office second leg के matches हुए in the quarter finals and now we have the semi-finals upon us. साथ साथ Premier League का exciting weekend आने वाला है. We are towards the business end. काफ़ी मुकाबला तगड़ा चल रहा है बिटवीन मैन सिटी एंड आर्सेनल. उन्हीं का मैच होने वाला है. साथ साथ यूनाइटेड चेल्सी का मैच होगा एंड ऑफ कोर्स रेलेगेशन की बैटल भी जारी है प्रीमियर लीग के अंदर. वहाँ पे बड़ा कांटे का मुकाबला है. कौन सी टीम रहेंगी, स्पर्स रहेंगे क्या नहीं. उनका बड़ा मैच होने वाला है वर्सेस ब्राइटन. लेट्स सी वहाँ पे उसमें क्या होता है. साथ साथ स्पेनिश ला लीगा इज प्रीटी मच डन एंड डस्टेड विद बार्सिलोना विनिंग ऑल्दो दे फेस्ड एन एग्जिट इन द चैंपियंस लीग. इटली के अंदर इंटर मिलान लीडिंग, बायर्न म्यूनिख लीडिंग ऑन ऑल फ्रंट्स एज वेल इन द बुंदेसलीगा एंड पीएसजी प्रीटी मच लुकिंग टू टेक द लीगा वंस अगेन दिस टाइम अराउंड. लेकिन ऑफ द फील्ड काफ़ी खबरें सामने आई हैं. इज़ द सऊदी रोशन प्रीमियर लीग ऑन इट्स वे टू बिकमिंग द नेक्स्ट चाइनीज सुपर लीग, क्योंकि पिफ ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट फिलहाल एक क्लब से निकाल दी है. 3 क्लब्स लेफ्ट आर स्टिल इन द पाइपलाइन. क्या उससे भी वो निकालते हैं. ओवरऑल हम एक स्ट्रैटेजी शिफ्ट देख रहे हैं इन सऊदी स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट का कि स्पोर्ट्स से शायद अब वो डाइवेस्टमेंट करने जा रहे हैं. इस पर हम डिस्कस करेंगे. और लायनल मेसी ने टियर 5 का क्लब खरीदा है स्पेन के अंदर, बट ये कोई हल्का फुल्का क्लब नहीं है. इस क्लब की अकेडमी ने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं आगे दिए हैं बड़ी बड़ी टीमों को. ये सब डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में. लेट्स गेट द शो ऑन द रोड. वी हैव विद अस आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स. ऑन माय लेफ्ट ऑलवेज स्माइलिंग माशाल्लाह से उस्मान मलिक. सर हाउ आर यू? ठीक ठाक? ऑल गुड अल्तमश. बिल्कुल पहली दफ़ा तो नहीं खैर, लेकिन बड़ा कोई एक तरीके से सनसनीखेज़ मुकाबले देखने को मिले यूसीएल में, स्पेशली बायर्न और रियल मैड्रिड का, जिसको दैट वाज वर्दी ऑफ फाइनल. लेकिन सेकंड लेग में मुझे याद नहीं पड़ता अपनी कोई पुरानी मेमोरी से कि किसी भी टीम ने कम बैक नहीं कर सके. जो रिजल्ट्स फर्स्ट लेग के थे वही आगे रिटेन. तो आपकी मेमोरी तो बहुत शॉर्ट है. पीएसजी, बार्सिलोना, रेमोंडेटा जिससे मैं यही कह रहा हूँ कि कोई कमबैक नहीं है. कमबैक था ना बार्सा का. नहीं, इस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो 4 मैचेस थे इसमें हमें कोई कमबैक देखने को मिला. फर्स्ट लेग का जो रिजल्ट था ऑलमोस्ट वही टीम्स क्वालिफाई की जिन्होंने फर्स्ट लेग में बर्तरी हासिल की थी. तो मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ. इवन दो बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड का बहुत ही कोई अमेजिंग किसी वाइल्ड किस्म का मैच था. और मैं समझता हूँ इट वाज ट्रूली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. अच्छा, जहाँ पे आप आर्सेनल स्पोर्टिंग नहीं देख रहे थे? जो आर्सेनल और स्पोर्टिंग वाला मैच था उस पे मैं क्या ही कहूँ, इतना बोरिंग मैच. दोनों टीम्स ने हम जरूर बात करेंगे, वो देखना पड़ा. सिर्फ एक शॉट ऑन टारगेट था. मतलब वो और जो एक्सजी था वो भी एक से कम था. एक से बहुत ज़्यादा कम था. एक का तो 0.3 था और एक का जो है वो 0.6 के करीब था. तो बहुत ही बोरिंग मैच था वो. और दूसरी तरफ बायर्न और रियल मैड्रिड का जो मैच था वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था. बाकी 2 मैचेस पे भी हम ज़रूर रोशनी डालेंगे, लेकिन अब जो है वो हमें पता चल गया कि 4 टीम्स हैं और आर्सेनल जो कि इनको बड़ा ही आसान एक राउट मिला था अब, लेकिन उनका मुकाबला होगा जो कप टीम्स की और स्पेशली चैम्पियंस लीग के अंदर एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती आई है एथलेटिको मैड्रिड, जो कि प्रॉब्ली नहीं इतना स्ट्रगल करी है. लेकिन मैं सिर्फ आपको एक चीज़ में बताऊँ, 2014 में 16 में एथलेटिको मैड्रिड ने दोनों दफ़ा बार्सिलोना को हराया और वो फिर फाइनल तक पहुंचे. और लेकिन आपको पता है रियल मैड्रिड ने उनको जो है वो बाहर कर दिया. और ये 2026 में भी अब ऐसे ही हुआ कि बार्सिलोना को हरा के वो अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए. प्रॉब्ली आर्सेनल नज़र नहीं आ रही जो हमें फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन में नजर आ रही है. एनालिसिस अभी हम कर लेंगे. तो हमारे नहीं, मैं आपको सिर्फ जनरली एक बात बता रहा हूँ कि शायद हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है. एथलेटिको मैड्रिड को हम दोबारा तीसरी दफा फाइनल में देखने जा रहे हैं. मैं ये बताना एक बड़ा अच्छा मीम चल रहा है आर्सेनल और एथलेटिको मैड्रिड को लेके. दोनों टीमें अपने हाफ पे खड़ी हैं, बॉल बीच में पड़ा हुआ है. वो खेल ही नहीं रहे. On that note, let's go to our next guest, Abdul Latif Dadaboy. How are you, sir? Good to have you back. All well, thank you for having me, Altamash. चैंपियन लीग तो हुआ ही इस वीक, लेकिन मैन्यू वर्सेस लीड्स का भी बड़ा ज़बरदस्त मैच था मंडे नाइट को. एंड लीड्स ने एक बड़ा अपसेट पुल किया 2-1 की स्कोर लाइन से अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड दे वर द बेटर टीम. दे वर ऑल अप फॉर द फाइट. बहुत ज़बरदस्त उन्होंने गेम प्ले किया और मैनचेस्टर यूनाइटेड को आउट रन किया. मतलब डिज़ायर ज़्यादा शो किया, डिटर्मिनेशन उनकी ज़्यादा थी, फोकस ज़्यादा था. एंड दे गॉट द 2 गोल्स अग्रेसिव गेम प्ले से. एंड अब उनका जो इस वीकेंड पे वुल्व्स के खिलाफ मैच है, तो मैं समझता हूँ अगर वो वुल्व्स को हरा देते, दे विल बी ऑन 39 पॉइंट्स. Leeds would be out of the relegation battle completely. So ये बहुत ही एक monumental result था against Manchester United. I'm loving your enthusiasm United. for Leeds, that's for sure. जी अल्तमश, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके recent form से they were heading
डाउनवर्ड्स, लेकिन दे हैव प्रूवन मी रॉन्ग एंड ये 2 विक्ट्रीज अगर वुल्व्स के खिलाफ भी आ जाती है, गेम ओवर है, फिर रेलेगेशन की बात खत्म एंड दे कैन जस्ट लुक फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनल अगेंस्ट चेल्सी इन द FA कप देन। और उसके अलावा अल्तमश बोर्नमथ के जो मैनेजर हैं आयरोला, उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि ही वोंट बी पार्ट ऑफ बोर्नमथ फ्रॉम नेक्स्ट सीजन। और अब बात ये हो रही है, इनको लिंक किया जा रहा है एथलेटिको बिल्बाओ से, बिकॉज अर्नेस्टो वाल्वर्डे जो हैं उन्होंने रिजाइन किया है एंड द कोच दैट इज बीइंग लिंक्ड टू बोर्नमथ इज मार्को रोज। सरप्राइजिंगली वो RB लाइप्जिग उनकी लास्ट जॉब थी, वहाँ से ही वो सैक्ड। उससे पहले बुंडेसलीगा में ब्रोशिया डॉर्टमुंड डिफरेंट क्लब्स को मैनेज किए, लेकिन बुंडेसलीगा से बाहर उनका नहीं है कोई एक्सपीरियंस। और दूसरे नाम मैकेना को लिंक किया जा रहा है, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। लेकिन मैं आई स्टिल बिलीव कि मे बी आयरोला कैन गेट अ बेटर टीम देन प्रीमियर लीग टीम्स, काफी टीम्स हैं जो। जी बिल्कुल, एंड व्हाट ही हैज डन विद बोर्नमथ बहुत जबरदस्त, डिस्पाइट लूजिंग प्लेयर्स जो वो परफॉर्मेंसेस निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर। एग्जैक्टली, तो यही है कि कोई बड़ी टीम के साथ, यस डेफिनेटली। चलें उस पर हम बात ज़रूर आगे जाके करेंगे। और जैसे मैंने शो के स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान की विमेंस टीम इस वक्त मौजूद है, इनफैक्ट अब उन्होंने अपना टूर्नामेंट पूरा खेल लिया, देयर ऑन देयर वे बैक। लेकिन उनका आखिरी मैच था वर्सेस दी विमेन ऑफ आइवरी कोस्ट। इस मैच में पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त हुई, लेकिन ये शिकस्त भी तकरीबन जी थी, इससे हम समझ सकते हैं जितनी स्ट्रॉन्ग आइवरी कोस्ट की टीम है। ज़रा मैच के हाइलाइट्स में नज़र डालते हैं और फिर इस मैच को एंड ओवरऑल टूर्नामेंट को डिस्कस करते हैं। ये थे पाकिस्तान का मैच वर्सेस आइवरी कोस्ट। 2-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। आइवरी कोस्ट वर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट, तो दूसरी 2 टीमों को उन्होंने 15-0 और 8-0 के स्कोर लाइन से हराया था। दैट वाज व्हाट पाकिस्तान वाज अप अगेंस्ट। याद रहे पाकिस्तान की अभी भी बहुत यंग एंड इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से डिफेंड किया इस मैच के अंदर, बहुत उनको जाता है क्रेडिट। सिर्फ 2-0 की स्कोर लाइन थी एंड यहाँ पे जिस तरह से हमारी गोलकीपर हैं ज़ियाना जबराज, उन्होंने जो है एक पेनल्टी भी सेव की और इसके अंदर जो है पाकिस्तान ने कुछ टाइम जो है सिर्फ 10 प्लेयर्स के साथ मैच खेला, गिवन द रेड कार्ड व्हिच द पाकिस्तान टीम हैड आल्सो गॉटन इन दिस मैच। जी उस्मान, हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल परफॉर्मेंस? सबसे पहले तो व्हाट अ साइट टू वॉच के ग्रीन एंड वाइट और अगेंस्ट ऑरेंज जर्सी जो कि आइवरी कोस्ट की कलर है। कभी ज़िंदगी में ऐसा कभी देखा नहीं था फुटबॉल, पाकिस्तानी फुटबॉल को लेके कि इस पाए का मैच होगा और इतनी स्ट्रॉन्ग टीम जो मेंस। आइवरी कोस्ट 72 रैंकिंग पॉइंट्स का फ़र्क है पाकिस्तान में और आइवरी कोस्ट में, तो आप अंदाज़ा लगाएं। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आई होप कभी हमें ऐसा मौका भी मिले कि मेंस टीम कभी हम पाकिस्तान वर्सेस आइवरी कोस्ट का मुकाबला देख सकें, लेकिन डेफिनेटली उसमें कंपेटिटिव एज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बट इस मैच के अंदर जो सबसे अच्छी बात नज़र आई कि आइवरी कोस्ट बहुत ज़्यादा जो है वो गोल स्कोरिंग टीम है और अगेंस्ट लाइक अदर ओपोनेंट्स बहुत 6-6, 7-7 गोल स्कोर किए हुए हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने कंटेन किया और फिर 10 मैन के साथ फिर डिफेंड भी किया। और जहाँ पे अम्मी गोल करेंगी तो वहाँ तो आपको पता है कि रिजल्ट डिफरेंट ही होंगे। और एमी डियालो, जी बिल्कुल, एमी डियालो, इससे तो आप मैंने तो थोड़ा उस लाइटर नोट पे बात की है। बट आई थिंक आइवरी कोस्ट की परफॉर्मेंस देखा जाए तो पहले जो सेट पीस से गोल आया था उसमें भी सेकंड बॉल जो है वो लूज़ की, कीपर के पैरी करते हैं और फिर जो है वो एमी डियालो ने जो है वो गोल स्कोर किया। पहला हेडर था, दूसरा गोल भी मैं समझता हूँ कि इतना कोई आसान ओपन गोल ज़रूर था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वहाँ पे रुक सकता है। एक दफ़ा वुडवर्क लगा और फिर जो है जो पेनल्टी जो स्पॉट किक रोकी है, आई थिंक बिल्कुल क्रेडिट देना चाहिए टीम को। बड़ी ज़बरदस्त डिफेंसिव परफॉर्मेंस थी, ख़ास तौर पे जो इतने गोल कंसीड नहीं किए कंपेयर टू अदर टीम्स जिन्होंने बहुत सारे गोल्स खाए हैं। तो देखिए इससे जो है ना कॉन्फिडेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और फिर ये ख़ास तौर पर वुमेंस टीम के अंदर जिस तरह की इम्प्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड इट्स गोना बी, आई थिंक गुड टाइम्स विल कम। हमने सऊदी टीम के मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था, वहाँ पे एक दफ़ा उनको हराया भी है, एक जो सऊदी टूर था। यहाँ पे मैचेस मिलते रहे तो डेफिनेटली और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल अल्तमश, दिस इज ऑल अबाउट प्लेइंग डाइवर्स टीम्स, प्लेइंग डिफिकल्ट टीम्स, प्ले हायर रैंक टीम्स and gaining experience and getting invitations to play in such tournaments. Yes, that is the best part about this. And respectable finish they did not finish last in the group, they finished number 3. सो वो भी एक बात है। एंड प्लस अल्तमश इस गेम के अंदर मतलब डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस थी ये, बट दे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द ग्रेटर टेक्निकल एबिलिटी एंड द पेस एंड मूवमेंट ऑफ द आइवरी कोस्ट प्लेयर्स, आई वुड से।
दोनों गोल जो आते हैं दोनों कॉर्नर से आते हैं, इनफैक्ट ओपन प्ले से नहीं स्कोर किया आइवरी कोस्ट वो ने, मेरे ख्याल में वुडवर्क वाला था शायद, जो भी होगा, लेकिन ओपन प्ले से नहीं स्कोर किया। एक कॉर्नर से हेडर आता है, दूसरा भी वो जो एमी डियालो का जो गोल था, काफी दफा रिकोशे हुई बॉल कॉर्नर से और उसके बाद वो फाइनली गोल कन्वर्ट होता है। उसके अलावा अल्तमश जो आर्सेनल की तरह मुझे आर्सेनल का भी नहीं पता, मुझे अभी इस मैच में आप बात करने थे, आर्सेनल का जब आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। उसके अलावा अल्तमश देखिए जो दोनों सेंटर बैक्स थे इसरा खान और केला सिद्दीकी, उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और जो फुल बैक्स थे दे वर स्टॉपिंग ऑल दोस क्रॉसेस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो अनमोल थी जिन्होंने रेड कार्ड लिया, इट रिमाइंडेड मी ऑफ द 2010 वर्ल्ड कप। गाना के एक प्लेयर थे, उन्होंने गोल लाइन पे हाथ से बॉल रोकी थी, गोल रोका था और उसके बाद उनकी जो पेनल्टी अवार्ड हुई थी गोलकीपर ने वो पेनल्टी सेव की थी गाना के गोलकीपर ने, तो इट वाज एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो। लुइस सुआरेज वाला आप इंसिडेंट तो नहीं बता रहे जो आता गाना और yes, absolutely. The other way around. Luis Suarez ने अपना हाथ अच्छा, okay, right. So Uruguay versus Ghana. Exactly. And the Ghana goalkeeper then went. Exactly. 2010 World Cup. So the exact same scenario repeated itself. And Zena Jivraj ने of course बड़ी अच्छी penalty save की, वरना 3-0 की स्कोर लाइन हो जाती है अगर वो हैंडबॉल ना करती तो एक गोल उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाया। अच्छा क्रेडिट देना चाहिए। एंड कोच ने भी अल्तमश यही सारी बातें की हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस है और इस किस्म के मौके और मजीद मिलेंगे टीम को, तो देयर विल बी मोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट आई वुड अगेन रिपीट, इस पूरी फीफा सीरीज़ के अंदर जो डायस्पोरा प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया है, अनलाइक द मेंस टीम, बिल्कुल सही तरीके है। हर प्लेयर को मेरिट पे टीम में शामिल करना चाहिए, चाहे वो डायस्पोरा का हो या चाहे लोकल खेलता हो। लोकल लीग बोलने वाला था, काश ऐसा वक्त है कि मैं बोल सकूँ लोकल लीग में खेलता हो। अल्लाह करे यहाँ पाकिस्तान में भी लीग सिस्टम शुरू हो जाए। बट इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस कि हर प्लेयर को मेरिट पे सेलेक्ट किया विमेंस टीम में एटलीस्ट। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस लीग के बहुत बेहतरीन मैचेस हुए मिड वीक। पहला वाला जो हम बात करेंगे, द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मैच which, as Usman Nika, was worthy of a final. This was Bayern Munich versus Real Madrid at the Allianz Arena. Let's have a look at the highlights and then discuss this match further. 4-3 के स्कोर लाइन से बायर्न म्यूनिक विनिंग ऑन द नाइट एंड 6-4 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से बायर्न म्यूनिक पहुंचता है सेमीफाइनल्स के अंदर। और अब बैक टू बैक रियल मैड्रिड जो हैं बाहर हुए हैं इस कंपटीशन से फ्रॉम द क्वार्टर फाइनल स्टेज। ट्वाइस ऐसा हुआ है कि दोनों लेग्स जो हैं वो नहीं जीत पाए। द लास्ट टाइम दैट हैपेंड वाज ऑल द वे बैक इन द 60s, इन द 65-66 सीजन, एंड क्वाइट टेलिंग फॉर रियल मैड्रिड, अ टीम व्हिच इज नोन फॉर इट्स prowess, फॉर इट्स स्ट्रेंथ इन द चैम्पियंस लीग। लेकिन एम्बापे के लिए एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया, उनकी जो है 10 गोल्स हो गए अवे इन द चैम्पियंस लीग, द मोस्ट स्कोर्ड बाय एनी प्लेयर इन द टॉप इन यूरोप। एंड क्या कहने बायर्न म्यूनिख के जिस तरह उन्होंने मैच खेला, और जो पहले दोनों गोल आते हैं, पहला रियल का जो गूलर स्कोर करते हैं एंड दूसरा जो बायर्न म्यूनिख का गोल आता है, दोनों कह सकते हैं कि गोल कीपिंग हाउलर्स थे। एंड व्हाट अ मैच, बॉक्स ऑफिस एंटरटेनमेंट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड। पहला गोल जो रियल स्कोर करता है, दैट्स द क्विकेस्ट दे हैव स्कोर्ड, एंड जो पहला गोल कंसीड होता है बायर्न म्यूनिख के नाम से, दैट्स द क्विकेस्ट दे हैव एवर कंसीडड इन द चैंपियंस लीग। जी उस्मान। आई मीन अगर आप देखें तो रियल मैड्रिड दे आउट ऑफ आई मीन इस दफ़ा जो है वो उनका कप जीतना तो या कोई भी ट्रॉफ़ी जीतना तो नामुमकिन ही है। सारे टूर्नामेंट से बाहर हो गए इंक्लूडिंग चैम्पियंस लीग। लेकिन बड़ी कोई सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस थी फ्रॉम द वर्ड गो। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्पेशली जो आलियंस पे जाके रियल किस तरह की परफॉर्मेंस होगी। और दोनों टीम्स दे वर ट्राइंग टू विन एवरी बैटल इन द ग्राउंड। अगर मैं बात करूं कि पहले ही मिनट से फिर जो हाउलर था आर्दा गुलर का बड़ा ज़बरदस्त जो है वो हाफ लाइन जितनी अच्छी नॉयर की परफॉर्मेंस थी एट द सैंटियागो बर्नाब्यू, फर्स्ट लेग वही उलट हो गया और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था नॉयर से। लेकिन खैर नॉयर ने कुछ सेव्स भी बड़े अच्छे किए, नहीं तो गोल लाइन ये जो गोल्स जो स्कोर लाइन है वो काफ़ी डिफरेंट होती डेफिनेटली। और ये मुकाबला जो है इसके अंदर मैं स्पेशली क्रेडिट दूंगा जो इतना ज़बरदस्त बैलेंस क्रिएट हुआ बायर्न म्यूनिख की। पहले मैं बात करूंगा, एक तो अटैकिंग जो उनका बैलेंस है और साथ में जो मिडफील्ड, पैव्लोविच के 108 टचेस थे और इसके अलावा जो है किमिक वाज सो इमेंस इन द गेम, 118 टचेस ऑल टुगेदर। इसके तो यानी कि कंटिन्यूस एफर्ट थी और किसी भी तरीके से, और ट्रांजिशनल प्ले जो दोनों टीम्स का था वो बहुत ही बेहतरीन अटैकिंग किस्म का था। अगर हम देखते हैं कि उसके बाद जो है रियल मैड्रिड जो है 1-1 होने के बाद वापस आती है और एक दफ़ा वुडवर्क भी विनीसियस हिट करते हैं, फिर बायर्न म्यूनिख स्कोर करती है, फिर उसके बाद एम्बापे जो है वो उसको लेवल आउट कर देते हैं।
और फिर एक टाइम ऐसा था कि सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो 85th मिनट तक इट वाज ऑल इवन। यहाँ पे मैं ये बात करूँगा कि जब इतनी बड़ी टीम हो, इतने बड़े प्लेयर्स हों, तो उनकी यहाँ पे आबिल हुआ कि जो गलती मुझे नज़र आती है, दैट्स व्हाई आई थिंक दे नीड टू चेंज द मैनेजर। अगले सीजन स्कुलानी की भी बात हो रही है, क्लॉप की भी बात हो रही है, डिशॉन्ग की भी बात हो रही है, जो कि इन बड़े प्लेयर ईगोस को मैनेज कर सके। ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। लेकिन जो गलती मुझे नज़र आई, ठीक है अलेक्जेंडर आर्नल्ड की डिफेंसिव एरर्स थे, लेकिन उन्होंने एक आध जो पास दिया जिस पे एम्बापे को भी मौका मिला, जो नॉयर ने रोका था, दैट वाज फिनोमिनल। उनका अटैकिंग डिस्प्ले बहुत अच्छा था। कामाविंगा को लेकर आए, उनको सब्स्टिट्यूट करके, और फिर उनको एक पहला येलो मिलता है जो कि शायद येलो था, लेकिन जो सेकंड येलो या जो रेड कार्ड मिलता है 85 मिनट में, वो डिबेटेबल है। और उसके बाद जो है गेम टोटली चेंज हो जाती है, और इतनी कोई हाई ऑक्टेन किस्म की गेम थी। और फिर उसके बाद लुइस डियाज, और क्या गोल था, आई थिंक गोल प्रोबब्ली द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल आई हैव एवर सीन। जिस तरह से ओलिस लेके गए बॉल और केन की असिस्ट पे, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे उन्होंने क्या ज़बरदस्त कर्लर मार के वो जो है उस मैच को कम्प्लीटली अपने नाम किया। फिनोमिनल परफॉर्मेंस। और जो अगला जो टाकरा है सेमीफाइनल, आई थिंक वो अब मुझे लगता है फाइनल वही है, जो बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी, दोनों पाई की टीम्स हैं, और ये दोनों टीम्स में से जो भी जीतेगा, लगता ये है कि चैंपियंस लीग वही जीतेगी। बड़ी सही बात है। और हैरी केन ने तो कहा ना कि उनसे पूछा गया कि 52 गोल्स उनके हो चुके हैं। हाँ, इसलिए मैं कुछ और कह रहा हूँ कि वाज रियल मैड्रिड शॉर्ट चेंज। कहते हैं ठीक है, आई एग्री कि कुछ हुआ होगा, लेकिन जितना उनको भी पहले पास में फेवर्स मिल चुके हैं, तो ठीक है कभी उनके खिलाफ भी कोई चीज़ जाती है। जी लतीफ़, कैसे देखते हैं? नहीं, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उनके खिलाफ ये चीज़ गई, बिकॉज जो येलो कार्ड जो कामाविंगा को मिला, ये डिजर्व्ड इट। उसकी रीज़न ये कहते हैं, देखिए एक तो येलो कार्ड पर ऑलरेडी थे, सेकंड येलो कार्ड का बार हमेशा हाई होता है, ठीक है, आपको ज़्यादा मिस्टेक करनी पड़ती है तब जाके आपको सेकंड येलो कार्ड और सेंट ऑफ होते हो आप। उसने एक फाउल किया, रेफरी ने इग्नोर किया, उसके बाद वो बॉल लेके भाग रहा था, क्विक फ्री किक लेने नहीं दी उसने बायर्न म्यूनिख को, तो 2 फाउल एक ही साथ साथ कर दिया। इस वजह से सेकंड येलो कार्ड बनता ही बनता था। अब रियल मैड्रिड उसको जितना मतलब डिनाई कर ले, जितना बहस कर ले, लड़ ले, हर प्लेयर ने, बेलिंगहम ने भी मतलब जाते जाते बोला कि फीफा अवार्ड में वो नहीं जाएंगे। सॉरी, अगले फीफा अवार्ड में वो नहीं जाएंगे। Exactly. उनका ये प्रोसेस होता है, वो नहीं जाते। हाँ एग्जैक्टली, वो रोना धोना शुरू कर दे, लेकिन नहीं, बिल्कुल बनता था एंड द बेटर टीम वन। और देखें लास्ट टाइम 2014 में ऐसा हुआ था कि आलियांज अरीना पे किसी टीम ने 3 गोल स्कोर किए थे, वो भी रियल मैड्रिड ही थी। तो इस दफा भी रियल मैड्रिड ही है, रामोस के 2 और रोनाल्डो का गोल। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बड़ी मजे की बात, एम्बापे इस जो यहाँ पे स्टेज पे जब आउट हुए तो 3 मैचेस कम खेले उन्होंने, 15 गोल इस वक्त वो स्कोर कर चुके हैं चैंपियंस लीग के अंदर, विच इज जस्ट 2 गोल शॉर्ट ऑफ रोनाल्डोज रिकॉर्ड ऑफ 17। बट लेकिन रोनाल्डो ने 3 मैचेस एक्स्ट्रा खेले थे बिकॉज ऑफ द ऑब्वियसली सेमीफाइनल एंड द फाइनल। तो ये मतलब इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, आई बिलीव कि जब एम्बापे ये रिकॉर्ड अगले सीजन में तोड़ देंगे, जब रियल मैड्रिड फाइनल तक पहुंचेगी। लेकिन इसके अलावा अल्तमश बहुत ही शानदार था पहला हाफ जो था, एंड टू एंड स्टाफ, बट इट वाज लाइक एब्सोल्यूट सिनेमा, मतलब जो देखने में जो थ्रिल आ रहा था, जो मज़ा आ रहा था। सेकंड हाफ ऑब्वियसली उस इंटेंसिटी, उस पेस का नहीं था, लेकिन डियाज को जब सब्स्टिट्यूट किया और कामाविंगा को लाया गया, तो मैं समझता हूँ कि वो सही मौका था, बिकॉज वो थोड़ा बुली हो रहे थे पाब्लोविच और दूसरे किमिच की जानिब से डियाज, एंड वो लुइस डियाज का मैं समझता हूँ वो गोल शायद रोक सकते थे अगर कामाविंगा होते, बिकॉज वही एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्ड की वही पोजीशन थी, वो आगे क्लोज डाउन करते तो शायद वो लुइस डियाज का गोल नहीं होता। तो ये चीज़ उनको कॉस्ट कर गई है। एंड अब और एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे देखने को मिली, एक ही दफ़ा मिली, कि विनीसियस ने जो अनसेल्फिशली पास किया था एम्बापे को। देखिए ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं कि जितना अनसेल्फिश होंगे उतना ज़्यादा टीम बेनिफिट करेगी, बिकॉज बीच में इस मैच में और मौके भी थे जब विनीसियस हैड द चांस टू पास, एम्बापे हैड द चांस टू पास टू विनीसियस, दे डिड नॉट डू दैट। सिर्फ एक मौके पे किया और वो गोल आता है यहाँ पे। इस जो भी नया मैनेजर आएगा ना, इस कनेंड्रम को जो सॉल्व कर लेगा, वही रियल मैड्रिड को ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं। That's a very good discussion to have, maybe soon, कि who would be the right manager for Real Madrid at this point? सब आगे जा चुके हैं, and Zidane is now going to be with the France team. Obviously, वो नहीं है। Scaloni, why would he leave Argentina at this point in time? नहीं, if he wins the second World Cup, then he can. अगर वो दूसरा वर्ल्ड कप जीते, देखें स्कलोनी का जो है मेसी जैसा प्लेयर उन्होंने जो है वर्ल्ड कप जिताया, और फिर इस टूर्नामेंट के अंदर भी दे आर फेवरेट्स टू विन इट। मैं समझता हूँ वो बड़े प्लेयर्स की ईगोस को मैनेज कर सकते हैं। क्लॉप एक ऐसा स्टैचर है, वो कर सकते हैं। डिशॉम कर सकते हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन, लेकिन डिशॉम की जो प्लेयर स्टाइल है वो रियल शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्लेइंग स्टाइल पे जरूर आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े प्लेयर्स को उन्होंने मैनेज किया है, तो
यहाँ पे जो रियल मैड्रिड का असल इशू है, जो अलोंसो भी फेल हो गए, जो आर्बेलोवा भी नहीं कर प्लस सके, उसका वो डिशॉम पिछले आई थिंक 10-12 साल से नेशनल टीम के साथ हैं, तो क्लब के साथ तो वही नहीं था, डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। Exactly. मैं समझता हूँ And ये Scaloni मैनेजर्स बना जो हैं, जो मैंने आपको बताया, मैं समझता हूँ कि ये शायद इस टीम को, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड के अंदर, ऐसे मैनेजर्स चाहिए होंगे। देखते हैं कौन जो होता है वो तो बेसिकली एक मैनेजर चाहिए होगा जो इन ईगोस को मैनेज कर सके, अनलाइक अलोंसो जो अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले ला के वो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए जो इन प्लेयर्स को साथ लेके चलेगा वही सक्सेसफुल होगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही बात है। चलें आगे बढ़ते हैं। एक और मैच, बड़ा मजे का मैच इस मिड वीक हुआ, दैट वाज एटलेटिको मैड्रिड versus Barcelona, and Atletico Madrid have come out on top. They have ousted Barcelona from the Champions League at the quarter-final stage. इस मैच के highlights देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। 2-1 on the night and 3-2 on aggregate. Who would have thought that Atletico Madrid will be the team to put a team like Barcelona out? And जितनी दफ़ा ये इस सीज़न में ऑलरेडी ये दो टीमें आपस में मिल चुकी हैं, they both know each other very well, and काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरी लाइन्स इस मैच के पहले आ रहे थे। लमीन यमाल ने ये कहा था कि आई डेयर एटलेटिको मैड्रिड एंड सिम्योनी के 1-on-1 में किसी को डालें, तो आगे से उनका जवाब आता है, बट एटलेटिको मैड्रिड हैविंग द लास्ट लाफ इन दिस वन। जी उस्मान। मैं समझता हूँ कि जो कप कॉम्पिटिशन्स हैं, कोपा डेल रे में भी हमने देखा 4-0 और फिर 3-0, वही कम बैक, उसी तरह का एक तरीके का मैच था। मैं समझता हूँ इस वक्त तो एटलेटिको मैड्रिड या द किंग्स ऑफ कप कंपटीशन। पहले कोपा डेल रे में बार्सा को जो है वो बाहर किया और अब यहाँ पे बाहर किया। एंड लोग ये कहते हैं कि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो बार्सा बहुत सुपीरियर है, उनका पेस बहुत ज़्यादा है, अटैकिंग डिस्प्ले और हाई लाइन प्रेसिंग हर लिहाज से। लेकिन अगर हम एटलेटिको मैड्रिड को एनालाइज करें तो क्या ये वो टीम नहीं जो 2014 और 16 की टीम है, जहाँ पे एक बेहतरीन डिफेंस होता था। एंटोइन ग्रीजमैन का आखिरी सीज़न है, वो केओस को काम में तब्दील कर देते हैं। लोरेंटे जो उनका ट्रांजिशनल प्ले है, जिसपे जो है वो हमें गोल भी देखने को मिला जब 2-0 से पीछे थी एटलेटिको मैड्रिड। लुकमैन, व्हाट अ साइनिंग! हर इंपॉर्टेंट क्रूशल मैचेस के अंदर लुकमैन जो है वो गोल निकाल के देते हैं, और चैंपियंस लीग के अंदर उनके 2 गोल हैं, ला लीगा में 2 गोल हैं। ठीक है, ओवरऑल 4 गोल हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की है वो उस तरह से उसको ट्रांसलेट नहीं करती। He was the man of the match as well. एग्जैक्टली। दूसरी तरफ एल्वारेज की जो है वो 9 गोल हैं चैंपियंस लीग में, वो भी बहुत बड़ा नंबर है। हमने देखा फर्स्ट लेग के अंदर जिस तरह से उन्होंने फ्री किक को कन्वर्ट किया, दैट वाज फिनोमिनल। सिमियोनी जो उनके बेटे हैं वो बहुत ज़बरदस्त थ्राइव कर रहे हैं और मेरिट पे, टोटल मेरिट पे हमें नज़र आ रहे हैं। कोके एक डायरेक्शन देते हैं और एक बड़े ज़बरदस्त वेटरन प्लेयर है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पूरे मैच के अंदर एक डल मोमेंट हमें नजर आता है एटलेटिको मैड्रिड का, लेकिन एकदम से वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, गेम के अंदर वापस आते हैं। और इवन डिफेंसिवली भी हम देखते हैं कि इतना कोई मजबूत डिफेंस नहीं है, लेकिन बड़े क्रूशल मोमेंट्स में उन्होंने जो है वो गोल बचाए। यहाँ पे दूसरी तरफ बारसा की तरफ आते हैं। बारसा जो है वो 2-0 से लीड कर रहा था 32वें मिनट के अंदर, और लग ये रहा था कि ये कम बैक हो गया है। उसके बाद सेकेंड हाफ, उसके बाद एक गोल और लुकमैन का आता है 2-1। वही गोल, वही जो स्कोर लाइन है वही रिटेन होती है सेकेंड हाफ के अंदर, और एक गोल जो है रूल ऑफसाइड होता है। बट आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड जैसे जैसे खेल रही है कप कॉम्पिटिशन्स में और ये चैंपियंस लीग में, लग ये रहा है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, और 2026 में भी शायद हमें फाइनल, जो आर्सेनल के हालात नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एटलेटिको मैड्रिड वुड रीच द फाइनल। बिल्कुल सही। जी लतीफ़। अल्तमश बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा हांजी फ्लिक को कि टोरेस की जो सिलेक्शन थी बहुत एक इंस्पायर्ड सिलेक्शन थी, बिकॉज लेवेंडोव्स्की जैसे प्लेयर को उन्होंने बेंच पे रखा एंड टोरेस ने उसको खूब जस्टिफाई किया इस गेम के अंदर। एक गोल था, एक असिस्ट थी उनकी, एंड लेकिन जो पहला हाफ था इट वाज डोमिनेटेड बाय लमीन यमाल। ही लुक लाइक अ मैन ऑन अ मिशन। ऑप्टा ने कहा कि मतलब पहले हाफ में 5 बिग चांसेस क्रिएट हुए थे, उसमें 4 इनके थे, लमीन यमाल के थे, इसमें से 1 गोल था, बाकी 3 और चांसेस उन्होंने क्रिएट किए थे। तो ही वाज कंप्लीटली एट हिज बेस्ट। एक वो ऑब्वियसली हमने देखा कि टोरेस का एक ऑफसाइड गोल भी था, प्लस ओल्मो को मौका मिला, उन्होंने बार के ऊपर मार दिया। तो मतलब एथलेटिको बार्सिलोना वर वेरी वेरी क्लोज टू गेट दैट इक्वलाइजर टाई को एक्स्ट्रा टाइम में पुश करने के लिए, बट इट जस्ट डिड नॉट हैपन। एंड एडमोला लुकमैन ऑब्वियसली मतलब 1 फरवरी को ही मेरे ख्याल से वो आए थे, एंड तब से लेके अब तक 9 गोल्स एंड असिस्ट हैं उनकी, एंड दिस इज ओनली सेकंड टू अल्वारेज।
तो बहुत ही मतलब इंस्ट्रूमेंटल वो साबित हुए हैं एथलेटिको मैड्रिड के लिए, बड़ी इंस्पायर्ड बाय है ये। एंड इस वक्त जो नज़र आ रही है मुझे करंट फॉर्म के अंदर दे गोना बीट आर्सेनल, इट सीम्स लाइक दैट। लेकिन ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल यूं है कि जो इंजरी वाले जो प्लेयर्स हैं, जिसमें ओडिगार्ड हो गया, साका हो गया, टिम्बर हो गया, अगर वो वापस आ जाते हैं सेकंड वो सेमीफाइनल के लिए, तो फिर इट्स गोना बी अ डिफरेंट टाई ऑल टुगेदर। लेकिन करंट जो सिलेक्शन है आर्सेनल की, जो 11 है, वो दैट इज गोना स्ट्रगल बिग टाइम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। Let's see what they do on the weekend as well versus Man City. The momentum is not with them. It's do and die. It's do and die, yes, if things turn around for them or not. इस पॉइंट में लेंगे छोटा सा ब्रेक आके we'll discuss PSG Liverpool, Sporting Lisbon versus Arsenal जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, and PIF, the Sovereign Wealth Fund of Saudi Arabia, is slowly divesting away from football. इसकी पहली मिसाल बन चुके हैं Al Hilal, who is not with them anymore. This and lot more after the break. Stay with us on Kickoff. ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले भी डिस्कस पाकिस्तान वुमेन्स टीम्स मैच वर्सेस आइवरी कोस्ट, साथ साथ चैंपियंस लीग के दो मैचेस हम डिस्कस कर चुके हैं, बायर्न वर्सेस रियल, एंड सेकंड मैच वाज एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लिवरपूल वर्सेस PSG। लिवरपूल न्यू, स्पेशली गिवन द करंट फॉर्म दैट दे वर इन फॉर इट, गिवन द फैक्ट कि पहले लेग के अंदर दे लॉस्ट एट पार्क द प्रिंसेस वर्सेस PSG। यहाँ पे शायद मौका था उनके पास टू टर्न थिंग्स अराउंड, बट दैट कुड नॉट हैपन, एंड इधर भी PSG जो है सबकत ले गया। इनफैक्ट इनके होम पे आके 2-0 से उनको शिकस्त दी। नजर डालते हैं हाइलाइट्स पे, लिवरपूल वर्सेस PSG एट एंफील्ड, सेकंड लेग ऑफ द क्वार्टर फाइनल। 2-0 से जो है PSG हराता है लिवरपूल को एट एंफील्ड, एंड ओवरऑल 4-0 इन एग्रीगेट। द फैक्ट दैट लिवरपूल wasn't able to score in both these matches says a lot. They had 5 shots on target in this match, but nothing to convert. उस्मान कैसे देखते हैं, चलें आउट तो हो गए, but team like Liverpool not scoring in a single quarter final tie, that is also very telling as well. जो लिवरपूल का एनफील्ड पे डिस्प्ले था, वो इस चीज़ को मतलब जो उन्होंने गोल स्कोर नहीं किया, आई थिंक उसको हम इस तरह से हम कह नहीं सकते जिस तरह का उनका डिस्प्ले था। दे प्लेड रियली वेल कंपेयर टू फर्स्ट लेग में दे वर आउट प्लेड कम्प्लीटली, कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई एफर्ट ही नहीं थी, एक शॉट ऑन टारगेट नहीं था। यहाँ पे एक डिफरेंट लिवरपूल हमें नज़र आई, लेकिन यहाँ पे टैक्टिकल चेंजेस जो हैं उस पर मेरा ज़रूर सवाल होगा आर्ने स्लॉट का। एक तो वो शुरू करते हैं ईसाक को और इकेटीके को साथ। ईसाक को इसलिए शुरू करते हैं कि वो 45 मिनट से ज़्यादा ईसाक को खिला नहीं सकते, वो इंजरी से वापस आ रहे थे, और अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम पे जाती तो ईसाक को सेकेंड हाफ में इंट्रोड्यूस करके निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने किया, जो कि काफ़ी बैकफायर की। और जब इकेटीके की इंजरी आती है, जो कि आई थिंक एंकल टैंडन इंजरी है, जो कि ही इज़ आउट फॉर वर्ल्ड कप ऑल्सो, कोई अगले 9 महीने के लिए इज़ आउट, और बड़ी एक तकलीफ दह इंजरी है, और उनके लिए जो एक उनका ख्वाब था वर्ल्ड कप का वो भी इख्तिताम हुआ। उसके बाद साला को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वहाँ से गेम चेंज होती है कम्प्लीटली। टाइम आफ्टर टाइम जिस तरह से लिवरपूल ने चांसेस बनाए, जैसे साला की ज़बरदस्त टेलिंग बॉल्स थी, क्रॉसेस थे, उस पर कर्कस को एक मौका मिलता है, बिल्कुल एक तरीके से ओपन गोल ही था जो कि उनको कन्वर्ट करना चाहिए था, वो चांस मिस किया। और बेहतरीन मैं समझता हूँ कि गेम के अंदर वापसी आती है। ग्रेवेनबर्ग मिडफील्ड से बड़ा बेहतरीन खेल पेश करते हैं, इवन वो 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। ओवरऑल जो है फिर यहाँ पे जो है 72nd मिनट तक ये बैटल चलती है। लिवरपूल काफ़ी हद तक जो है वो अटैक करता है बेहतरीन तरीके से। अगर देखा जाए PSG की तरफ से इस तरह की कोई एफर्ट
उस 70th मिनट तक इस तरह से नहीं नज़र आती जिसके अंदर लिवरपूल को खतरा हो, लेकिन वो इतना ऑल आउट अटैक चले जाते हैं कि 72nd मिनट पे मौका मिलता है जिसमें डेम्बेले फर्स्ट गोल स्कोर करते हैं, क्योंकि और कुछ चारा नहीं था, आइदर दे हैव टू स्कोर गोल, नहीं तो दे आउट ऑफ चैंपियंस लीग। और फिर टूवर्ड्स द वेरी एंड हम देखते हैं कि 90th मिनट के अंदर जो है वो एक और गोल आता है एंड द टाई इज ओवर। और ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि लिवरपूल मतलब इवन एनफील्ड में जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है अगेंस्ट अ टीम लाइक पीएसजी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वही मेरा पहले का पॉइंट था कि ये वो लिवरपूल नहीं है रीसेंट पास की जिन्होंने बार्सा को सेकंड लेग में हराया और उनको टूर्नामेंट से बाहर किया। ये वही लिवरपूल है जो इस सीजन जो डिप आया है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल बिल्कुल लतीफ जी, लतीफ ये 17 डिफीट्स हो गई हैं इन 50 गेम्स फॉर लिवरपूल। इट्स गोना बी द फर्स्ट ट्रॉफी लेस सीजन सिंस 2021, इतने अरसे बाद। एंड इस गेम का अल्टीमेट अदरवाइज देखें हम स्टैट्स की अगर बात करें ना तो लिवरपूल ने डोमिनेट किया। दे हैड मच बेटर एक्सजी, उनका 1.9 था, दूसरी टीम का 1.2 था, प्लस जो इनके शॉट्स भी थे वो 21 थे, पीएसजी के 12 थे, प्लस डबल द अमाउंट ऑफ टचेस इन द ऑपोजिशन बॉक्स फॉर लिवरपूल। तो स्टैट्स लिवरपूल के साथ थे, लेकिन असल स्टैट एक ही होता है जो गोल स्कोरिंग का जो कॉलम होता है वो दैट वाज शोइंग 0। उसकी वजह एक तो पुअर फिनिशिंग थी एंड प्लस साफनॉव बहुत शानदार फॉर्म के अंदर थे। ही हैड फैंटास्टिक सेव्स, उन्होंने बहुत अच्छा खेला और थोड़ा बहुत अनलकी भी रहेगा, जैसे वैन डाइक का शॉट जो सेव किया था मार्किनियोस ने फर्स्ट हाफ के अंदर गोल लाइन के ऊपर बिल्कुल, और फिर एक पेनल्टी मिली थी मैकलिस्टर को, वो ओवरटर्न कर दी वार्ड ने। एंड ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि Isaac really had a very poor game. He just had 5 touches in the entire half. मैं समझता हूँ कि उनको खिलाना इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा। यहाँ पे it was his first start after coming off that horrendous injury, तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्लॉट को ही ब्लेम जाएगा कि साला को कम से कम इतने बड़े स्टेज पे, मतलब ये हमें पता है कि उनका फेयरवेल है तो भाई उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस जैसी भी है, लेकिन बड़े मैच में आप उसको मौका तो दोगे ना। पिछले मैच में स्कोर किया। हाँ एग्जैक्टली, तो आपने उसको मौका देना चाहिए था व्हेन यू हैड नथिंग टू लूज, बिकॉज आप टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे। आप अपने लेजेंडरी प्लेयर को एनफील्ड के ऊपर जहां पे क्राउड पूरा सपोर्ट कर रहा होगा मौका देना चाहिए था। तो स्लॉट की मिस्टेक्स अपनी जगह हैं यहाँ पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म का डिफेंसिव परफॉर्मेंस जो स्पेशली फर्स्ट हाफ में जो लिवरपूल ने दिखाया ना, अगर वो टिल द एंड ऑफ द सीजन दिखा लेते तो टॉप 5 में उनकी पोजीशन पक्की हो जाएगी, बिकॉज डिफेंसिवली दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड अटैक में जस्ट अनफॉर्चुनेट ईकी टीके के साथ जो हुआ, अब ज्यादा ओनस होगा ईसाक के ऊपर कि वो भाई अपना प्राइस टैग को थोड़ा बहुत कहीं जस्टिफाई कर ले, बिकॉज अभी सीजन के एंड में उनके गोल्स की अशद जरूरत है लिवरपूल को। एक चीज़ जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जो आगे जाके करेंगे भी, पिफ जो है जिस तरह से वो डाइवर्स कर रहा है, अच्छा न्यूकासल छोड़ दिया क्योंकि शायद वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट निकलने वाली है। क्या होता, लेकिन आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच ऑफ दिस एंटायर क्वार्टर फाइनल, स्पोर्टिंग लिस्बन एंड आर्सेनल। ये इतना इंटरेस्टिंग था कि एग्रीगेट स्कोर पे सिर्फ आर्सेनल जो है 1-0 की ओवर बोथ लेग्स करके आगे गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। माय गॉड, how did it people, the Arsenal fans and the Sporting Lisbon fans had to watch this match, जहाँ दूसरी तरफ बायर्न और रियल मैड्रिड का मैच चल रहा था, 4-3 के स्कोर लाइन वहाँ हुई, यहाँ पे सिंगल एक गोल भी नहीं आ सका इस मैच के अंदर। नजर डालते हैं हाइलाइट्स ऑफ आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग लिस्बन। बड़ी खुशी है on the face of Mikel Arteta, and why not into the semi-finals of the UEFA Champions League. इस मैच में कोई गोल स्कोर नहीं हो सका। XG की बात करेंगे, Arsenal had an XG of 0.64, Sporting had an XG of 0.2. You can tell just by that कि कितना ये इंटरेस्टिंग मैच डेफिनेटली रहा होगा। एक और टेलिंग स्टार्ट है, Arsenal have only scored 1 goal which is a non-penalty goal in the last 8 matches, लेकिन पिछले 24 मैचेस में सिर्फ वो एक हारे यूरोप के अंदर, तो एटलीस्ट वहाँ पे उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। जी उस्मान, कैसे देखते हैं? ये तो स्टैट हम आर्सेनल का सुनते ही आ रहे हैं, बहुत ही बोरिंग फुटबॉल ऑनेस्टली। जो आर्टेटा की स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो सेट पीसेस पे रिलाई करते हैं और जो उनको रिजल्ट मिलते हैं, ये वो आर्सेनल टीम ही नहीं है जिसने बायर्न म्यूनिख को हराया ग्रुप स्टेजेस के अंदर। और अब अगर इनको बायर्न म्यूनिख मिलेगी तो मेरा ये ख्याल है बड़ी बुरी तरह से पिछाड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की अब बायर्न की फॉर्म है और जिस तरह से उन्होंने टीम्स के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, गोल स्कोर किए हैं, फिनोमिनल डिस्प्ले, ये उतनी बोरिंग हो गई है आर्सेनल के। और दूसरी तरफ स्पोर्टिंग लिस्बन से मैं बड़ा हैरान हूँ, जिसने टॉप 8 के अंदर फिनिश किया, उसके बाद बोडो गिल्मेट जिसने मेरा ख्याल है इंटर मिलान, सिटी और बड़ी बड़ी टीम्स को सरप्राइज़ किया, उस टीम को बाहर किया। और यहाँ पे ये उम्मीद की जा रही थी कि जो पहला फर्स्ट लेग हुआ था उसमें भी काय हैवर्ट्स की एक 90th मिनट में गोल आ गया
और एक एडवांटेज ज़रूर मिला। तो यहाँ पे ये इस जैसी टीम जो कि अपनी प्रीमियर लीगा के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा आई थिंक टॉप पोजीशन पे भी है, और साथ में जो है इस वक्त शायद नहीं है टॉप पोजीशन पे, लेकिन गोल स्कोरिंग एबिलिटी इस पूरी टीम में भरी हुई है। लुइस सुआरेज जो कोलंबियन स्ट्राइकर हैं जो खेलते हैं स्पोर्टिंग के साथ, आप हमेशा जो है वो नाम सुन के थोड़ा सा चौंक जाते हैं, वो टॉप गोल स्कोरर हैं अपनी लीग के अंदर। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि स्पोर्टिंग लिस्बन एक अच्छा अटैकिंग डिस्प्ले दिखाएगी। एक आध कॉन्साओ के एक आध चांस ज़रूर एक बना था जो उन्होंने वाइड जो है वो फेंक दिया। वह ओवरऑल बहुत ही दोनों टीम्स जो है अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेंड और एक बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड रख के खेल रही थी। डिफेंसिवली जो है वो हमें फाइनल थर्ड के अंदर दोनों तरफ से कोई ऐसी अटैकिंग प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। और टूवर्ड्स द वेरी एंड फिर आर्सेनल बीइंग आर्सेनल जो उनके बड़ा ज़बरदस्त डिफेंस है, सलीबो और गैब्रियल को क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने रोक के रखा और वो बिल्कुल एक मार्जिनल उससे जो है वो 1-0 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से जो है वो जीत गया। बिल्कुल सही जी लतीफ़। The only bad news about this game for Arsenal's point of view was Noni Madueke की जो इंजरी हुई है, नी इंजरी। वो देखते हैं उसकी क्या रिपोर्ट आती है, कब तक वो इंजर रहते हैं, बिकॉज साका भी नहीं है तो वो अभी थोड़ा राइट की पोजीशन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रहेगी फिर आर्सेनल के लिए। उसके अलावा अल्तमश जो स्टैट्स हैं मिकेल आर्टेटा के, मतलब मोस्ट विन्स इन अ सीजन, मोस्ट गोल्स इन अ सीजन, मोस्ट पॉइंट्स विन इन अ कैलेंडर ईयर, तो ये सब आर्टेटा ने ही अपने टेन्योर में आर्सेनल को जिताया है। मैं लास्ट शो में कहा था कि भाई आर्टेटा मे बी इज नॉट द गाय हु कैन गेट आर्सेनल पास द फिनिशिंग लाइन, तो मुझे काफ़ी आर्सेनल के फैंस ने कहा कि भाई ये किस किस्म की बात कर दी आपने आर्सेनल के। भाई मुझे आई हैव नथिंग अगेंस्ट आर्टेटा, मैं सिर्फ उस बातों पे कमेंट कर रहा हूँ जो नजर आ रही है। 3 दफ़ा नंबर 2 पे ही फिनिश किया उन्होंने लीग में, ही hasn't been able to deliver that trophy। तो इन स्टैट्स का कोई फायदा नहीं है ना, मतलब जब आर्सेनल छोड़ के जाएगा आर्टेटा, कोई याद नहीं रखेगा कि भाई मोस्ट विन्स इन अ सीजन किसके थे, मोस्ट गोल्स इन अ सीजन, ये सब बेकार स्टैट्स है। ट्रॉफी मैटर करती है। तो मैं अभी भी अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि आर्सेनल मेरा मुंह बंद कर देना, मैन सिटी को हरा दे अभी वीकेंड के ऊपर, तो मैं खामोश हो जाऊंगा, फिर मैं तारीफें करने लगूंगा आर्सेनल की, बट नजर नहीं आ रहा ही होता, मुझे लग रहा है मैन सिटी हरा देगी आर्सेनल को। और इसके अलावा अल्तमश देखें, मतलब फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बैक टू बैक सेमीफाइनल्स इन द चैंपियन लीग, इट्स गोना बी नथिंग विदाउट अ ट्रॉफी। ये सब ये कुछ नहीं होने वाला है फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचते हैं। और तो ये मैं कहा ये नेचुरल, ये एक इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। हर मैनेजर का एक रोल होता है कि उसका रोल इतना है कि भाई वो नंबर 2 पे स्टैब्लिश कर दिया, अब नंबर 1 के लिए आपको एक फिनिशर चाहिए ना जो आपको पास दैट फिनिशिंग लाइन ले जाए, जिसका एक्सपीरियंस हो फिनिशिंग लाइन। आर्टेटा का नहीं है ना एक्सपीरियंस, कभी जिताया ही नहीं किसी को, क्योंकि पहली जॉब यही थी। उसके अलावा अल्तमश देखें इस गेम के अंदर कटामो को एक अच्छा मौका मिला, उन्होंने पोस्ट हिट की। सिमोन्स का आखिरी में हमने मौका देखा था, जस्ट स्लाइटली वाइड हो गया था। तो स्पोर्टिंग के पास भी मौके थे कुछ अपसेट कॉज करने के, लेकिन अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड they would need Odegaard, they would need Saka, they would need just Julian Timber ज़्यादा ज़रूरी है, जो राइट बैक है जरा उनकी वो पोजीशन में समझता हूँ। मस्केरा खेल रहे थे इस गेम के अंदर, बेन वाइट को उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया इस गेम में, एंड आई फील टिम्बर इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर वो वापस आ जाएं तो। बिल्कुल सही। चलें जी, ऑन दैट नोट विल गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक से आके विल टॉक अबाउट द अदर इंग्लिश टीम्स। अगर हम बात कर लें in the Europa Cup and the Conference League, जहाँ पे Aston Villa and Nottingham Forest and in the Conference Crystal Palace all won their matches. They will be going forward. ये सब discuss करेंगे and lots more after a very short break. Do stay with us. के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं पाकिस्तान वुमेन्स टीम वर्सेस आइवरी कोस्ट। हमने चैंपियंस लीग को इन डेप्थ डिस्कस कर लिया है। नाउ वी बी लुकिंग अहेड टू द सेमीफाइनल्स, लेकिन बिफोर दैट लेट्स आल्सो डिस्कस द अदर इंग्लिश टीम्स व्हिच हैव डन वेल इन यूरोप। अगर हम बात कर लें यूरोपा की, तो वहाँ पे एस्टन विला ने अपना मैच जीता, बोलिंजा को आउट क्लास किया, साथ साथ नॉटिंघम फॉरेस्ट ने भी अपना मैच जीता। एंड इन द कॉन्फ्रेंस लीग क्रिस्टल पैलेस, डिस्पाइट ऑल देयर ट्रबल्स, दे आर गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, दे वन देयर मैच एज वेल। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दीज टू
matches and discuss these English teams who are doing well in the other competitions of Europe. और इस तरह से जो है एस्टन विला बोलोनिया को आउट क्लास करता है 7-1 के एग्रीगेट स्कोर से एंड क्रिस्टल पैलेस ऑल्दो अपना मैच हारती है लेकिन फ्योरेंटीना को ओवरऑल एग्रीगेट पे जो है वो पार कर देती है. सो इन द कॉन्फ्रेंस लीग क्रिस्टल पैलेस इज गोइंग फॉरवर्ड एंड ओलिविया ग्लासनर जो हैं ऑल्दो इस क्लब का हिसाब नहीं होंगे तो एट द एंड ऑफ द सीजन लेकिन ही इज़ मेकिंग डेफिनेटली अ स्टेटमेंट. एंड उनाई एमरी द यूरोपा कप स्पेशलिस्ट लगता है ही इज़ ऑन हिज वे टू गेटिंग एस्टन विला अ ट्रॉफी इन द यूरोपा कप एज वेल. जी उस्मान. Unai Emery in Europa Cup is like match winning. Match winning. बिल्कुल. I think Aston Villa should play Bologna day in day out because जिस तरह से वो खेल रहे हैं इस तरह से उनकी लीग में परफॉर्मेंस नहीं है. पहले मैच के अंदर भी जो है वो इसी तरह का स्कोर लाइन थी 3-0 की. यहाँ पे 4-1 होता है और गोल स्कोरर वॉटकिंस, मॉर्गन रॉजर्स, व्हाट अ प्लेयर. आई मीन आई थिंक प्रोबेबली वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी पामर और मॉर्गन दोनों के बीच में सही कंपटीशन होगा. नंबर 10 बेहतरीन दोनों नंबर 10 हैं. इवन फोर्डन भी, इवन बेलिंगम भी हैं, यानी कि एक ही प्लेयर में 4-4 वो प्लेयर्स हैं. छोटे भाई जो हैं. हाँ बिल्कुल. दूसरी तरफ छोटे भाई अच्छा. दूसरी तरफ नॉटिंघम फॉरेस्ट भी पहुंच गई है अगले सेमीफाइनल्स में और उन्होंने यूरोपा में एक तरीके से बड़ा अच्छा एक्सेलरेट किया है कंपेयर टू जो रेलीगेशन बैटल है. और जो नए मैनेजर हैं विक्टर पेरेरा वो बड़ा अच्छा टीम को मैं समझता हूँ शायद रेलीगेशन में भी सेव कर लें और यहाँ पे एक बड़ी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी नॉटिंघम फॉरेस्ट के लिए कि वो फाइनल तक रसाई हासिल करें और फिर हो सकता है कि हमें ये क्लैश दोनों टीम्स का भी नज़र आए. बाकी क्रिस्टल पैलेस आपने बिल्कुल सही कहा. कॉन्फ्रेंस लीग में ऐसे ही लग रहा है कि ये सबसे स्पेशली फ्योरेंटीना को हरा कर लग ये रहा है दे आर फेवरेट्स टू एक्चुअली विन द कॉन्फ्रेंस लीग. और हो सकता है कि चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कॉन्फ्रेंस लीग तीनों में हमें कोई इंग्लिश विनर नज़र आए. वहाँ पर अगर चैंपियंस लीग की बात करेंगे तो आर्सेनल बीइंग नॉट सो आर्सेनल दीज डेज बॉटल कर रहे हैं लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि हमें तीनों इंग्लिश टीम्स ही जीतती हुई नजर आए. अगर चैंपियंस लीग आर्सेनल जीतती है तो आई थिंक हम 1 घंटा शो खामोश होकर करेंगे. कुछ नहीं बोलेंगे. ऑनर शो ऐसे ही जाता रहेगा. बिल्कुल बनता है फिर 100%. मतलब 3 में से 2 कंपटीशन में तो ऐसा हो सकता है कि हाँ 2 में बिल्कुल लग रहा है. और इनफैक्ट यूरोपा लीग में तो कंफर्म है कि एक इंग्लिश टीम फाइनल के अंदर होगी बिकॉज इट इज गोइंग टू बी नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस एस्टन विला इन द सेमीफाइनल. नॉटिंघम फॉरेस्ट फर्स्ट सेमीफाइनल सिंस 1984 अल्तमश. लेकिन इस मैच की बहुत भारी कीमत इनको अदा करनी पड़ी बिकॉज हडसन ओडॉय, मुरियो एंड क्रिस वुड आर ऑल आउट इंजर्ड इन दिस गेम एंड एलियट एंडरसन की अम्मी की डेथ हो गई इस गेम से पहले और वो मॉर्गन रॉजर्स ने उनकी अम्मी को ट्रिब्यूट दी, मतलब उसकी शर्ट उठा के, मतलब डेक्लन राइस. एंड उसके अलावा क्रिस्टल पैलेस स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री थी उनका भी. अब सेमीफाइनल में कंपटीशन शाख्तार डोनेट्स्क के खिलाफ होगा विच इज द टफेस्ट टीम इन द कॉन्फ्रेंस लीग. और यहाँ पे बड़ी हमें हिपोक्रेसी नजर आई अगेन यूएफए की जानिब से एंड फीफा की जानिब से जब हम देखते आ रहे हैं जहाँ कंट्रीज़ के फ्लैग्स पे, पैलेस्टाइन के फ्लैग पे उनको बड़ा कहते हैं ना बुखार आ जाता है. इनके प्लेयर्स यूक्रेन का फ्लैग लाए ग्राउंड के अंदर और उनको बड़ा वेलकम किया गया. तो अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना अलाउ है लेकिन जो पैलेस्टाइन के मामले में सारे मसले शुरू हो जाते हैं. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. बिल्कुल ठीक बात है. कुछ जो ऑफ फील्ड खबरें हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं इस वीक जो सामने आई हैं. Lionel Messi buys 5th division Spanish club Cornella and ये क्लब ऑल्दो 5th division के अंदर है लेकिन जो इनकी एकेडमी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एकेडमी है और इन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं यहाँ से निकले हैं इस एकेडमी से. हम जॉर्डी आल्बा की बात कर लें, इस वक्त बार्सा के जो करंट प्लेयर हैं जेरार्ड मार्टिन, वो डेविड राया द गोलकीपर ऑफ आर्सेनल, तमाम जो प्लेयर्स हैं दे आर अ प्रोडक्ट ऑफ दिस क्लब Cornella. एंड सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सेल्स मेजॉरिटी स्टेक इन अल हिलाल और इसको जो है सऊदी वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने ख़रीद लिया है ये क्लब. 70% स्टेक उन्होंने लिया है एंड वो भी रॉयल फैमिली के बहुत नज़दीक हैं. उन्होंने ही पूरा ट्रांसफ़र फंड किया था करीम बेंजीमा का फ्रॉम इत्तेहाद टू अल हिलाल. तो लग रहा है कि ये पैसों की कमी इनको नहीं होगी लेकिन ऑन द फ्लिप साइड पिफ डाइवेस्ट कर रहा है. अब ये बात भी आ रही है कि शायद न्यूकासल से भी वो अपने फंड्स डाइवेस्ट करे एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि ये ना हो कि ये भी चाइनीज़ सुपर लीग बन जाए. कैसे देखते हैं इन दोनों खबरों का आप? बिल्कुल चाइनीज़ सुपर लीग का भी हाल ऐसी होता है. पहले उन्होंने बहुत सारा पैसा इंजेक्ट किया और फिर उसके बाद जो बबल है वो बस्ट हो गया क्योंकि
एक चीज़ होती है कि आप प्लेयर्स अट्रैक्ट करें, फुटबॉल को जो है उसको उसके अंदर उसकी एक वाइब क्रिएट करें, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट दैट ईजी। हमने देखा ही है कि सऊदी लीग के अंदर हालांकि छोटे स्टेडियम्स हैं लेकिन फिर भी खाली स्टेडियम्स हैं, और वो उस तरह से, और फिर क्लाइमेट का भी बहुत सारे रीजंस हैं। नो डाउट रोनाल्डो की वजह से जो है वो एक नई रूप होगी गई है सऊदी लीग के अंदर, बट यहाँ पे जो डिसीजन होने जा रहा है कि 70% अगर स्टेक जा रहा है अल हिलाल, जो कि 21 दफ़ा जो है सऊदी प्रो लीग जीती हुई है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कंपटीशन का क्या हाल होगा। अभी भी जो 4 क्लब हैं वो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वही डोमिनेट कर रहे हैं। अल अहली एक से तो निकाल दी और अब शायद बाकी 3 हैं। हमारे कुछ सोर्सेज हैं पिफ के अंदर, वो बता रहे हैं कि जो तीसरे 3 रह जाएंगे वहाँ से भी आहिस्ता आहिस्ता फंडिंग निकाल दी जाएगी। डेफिनेटली जो है वो यही है कि लीग का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और जितना पैसा इस लेवल पे नहीं हो सकता। और पहले तो थोड़ा मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो ये 4 टीम टॉप की थी, इसमें अल तावान वगैरह भी बीच में ऊपर आई हैं, लेकिन इन 4 टीम्स को ही देखा जाता था कंपटीशन यही क्रिएट करती थी। तो डेफिनेटली मेसी ये तो आई थिंक इट्स अ बिगनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब जब उनका फुटबॉल सेकंड क्लब, एक क्लब वो को ओन करते हैं विद लुइस सुआरेज, the Uruguayan in Uruguay. ओके। अल्तमिश देखें, अभी इनका जो विजन स्टेटमेंट आया है PIF का, उन्होंने आउटलाइन किया है सेक्टर्स को जिनको वो टारगेट कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, और उस सब पूरी लिस्ट के अंदर स्पोर्ट्स का जिक्र कहीं भी नहीं है। तो यही एक मेन टेलिंग बात है कि अगले 4 सालों के अंदर वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, और वो स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। तो एक से उन्होंने अपना स्टेक हटा दिया, क्योंकि प्रिंस तलाल अल वलीद जो है 30% ऑलरेडी स्टेक होल्ड करते हैं इस क्लब के अंदर, तो अब पूरा 100% अब इन्हीं के पास आ जाएगा। सो आई फील मतलब AFC के अंदर ही भी सऊदी क्लब्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। अगर चाइनीज सिचुएशन से कंपेयर करें तो उस वक्त ये था कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे वो बहुत ज़्यादा फुटबॉल फैन थे, तो उन तक एक्सेस पाने के लिए चाइनीज बिलियनर्स ने इन्वेस्ट किया था फुटबॉल टीम्स के अंदर। वो एक शॉर्ट लिव्ड प्रोजेक्ट था। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल इस तरीके से होगा, लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स है, बिकॉज वो जो लाइव गोल्फ है उसके अंदर से भी अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट कर रहे हैं, और डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ जहाँ वो थे शामिल, तो वो अपनी पुल आउट कर रहे हैं। तो जस्ट अ चेंज इन डायरेक्शन फॉर देम, दैट्स जस्ट हाउ बिजनेस इज फॉर देम। Yes, but it's a very difficult time for everyone who invested themselves. वहाँ पे वो खेलने गए, and काफी players अपना यूरोपियन करियर छोड़ के यहाँ पर आए। तो oblige होंगे ना, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मिड कॉन्ट्रैक्ट किसी प्लेयर को। लेकिन आप 1 साल के लिए कहीं नहीं जाते ना, अगर 2 साल में चीज खत्म हो जाती है ये, तो फिर प्लस उनका खुद का विजन है, द वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी होस्टेड ओवर देयर 34 तक है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे वो, मतलब फुटबॉल इटसेल्फ पे फोकस नहीं करेंगे। कुछ भी है, रोनाल्डो को लीग जरूर जिताएंगे 100%। ये सीजन मुझे लगता है जिता देंगे। बिल्कुल सही है। जाने से पहले नजर डालते हैं प्रीमियर लीग के फिक्चर्स के ऊपर जो होंगे इस वीकेंड पे। This will be match day number 33 and 32 for some teams. Brentford Fulham, this is a mid-table clash. Leeds versus Wolves. Leeds अगर ये जीतता है, they are out of relegation. Wolves are going back into the championship, no doubt about that. Newcastle Bournemouth, again, both teams are safe, so it's no need to worry, but they will be fighting for the European places. And Spurs will need to win to stay alive in the Premier League, otherwise they will be going down. If this match they lose, they are done and dusted pretty much. Chelsea versus Manchester United. Chelsea will be trying their best to win this, given the fact that they would want to play in the Champions League next season. Aston Villa Sunderland, ये बड़ा अच्छा मैच होगा. Everton Liverpool will be the Liverpool derby. And हम दोनों साथ ही देखेंगे। Yes. And Nottingham Forest versus Burnley, again not much at stake over here. Burnley is also getting relegated, and pretty much. And City versus Arsenal will decide that who is pretty much going to be winning this season's Premier League. So ये बड़े मैचेस होने वाले हैं. Definitely one to watch out for will be City and Arsenal, and Spurs versus Brighton, क्योंकि lots at stake for Tottenham Hotspur. जी पूरे सीजन का सुपर संडे होगा ये, बिकॉज लिवरपूल both sides, top and bottom. Yes. बिल्कुल। और जो मैचेस भी जिस पाए के, आई मीन लिवरपूल एवर्टन मर्सीसाइड डार्बी, और फिर उसके बाद सिटी आर्सेनल जो कि डिसाइड करेगा, और सिटी की जो पोजीशन है उससे डेफिनेटली काफ़ी कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अगर सिटी ये जीत जाता है तो फिर आई थिंक सिटी के पास जो है वो एडवांटेज रहेगा। Then it's them for to lose. Yes. Yeah, them to lose. दूसरी तरफ जो स्पर्स ब्राइटन वाला मैच है वो बड़ा मुश्किल मैच है, और जो जिस तरह की सिचुएशन है, अगर ब्राइटन स्पर्स को हरा देता है तो ये समझ लें कि बहुत हद तक जो है वो उसके अंदर है। लेकिन चेल्सी यूनाइटेड
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर यूनाइटेड ये मैच हारता है तो लिवरपूल के पास और विला के पास मौका है कि वो थर्ड पोजीशन कैप्चर कर लें। अगर चेल्सी ये मैच हारता है या इवन ड्रॉ भी करता है, 4 पॉइंट्स पीछे है टॉप 4 से चेल्सी, तो फर्दर और पीछे चला जाएगा और फिर हो सकता है कि इवन जो यूरोपियन प्लेसेस है, यूरोपा लीग वगैरह, वो भी उनके लिए खतरा बन जाए। बिल्कुल सही बात है। De Zerbi going back to his former club. जी अल्तमश, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मैच जो है नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस बर्नली है। इट इज इन टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस, बिकॉज नॉटिंघम फॉरेस्ट को ये मैच जीतना कंपलसरी। अगर वो नहीं जीतते हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा उनके ऊपर, बिकॉज टॉटनहम के पास अभी भी लीड्स वाली गेम और वुल्व्स वाली गेम बाकी है, तो 6 पॉइंट्स मेरे ख्याल से उन 2 गेमों से निकाल सकते हैं वो। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली चेल्सी यूनाइटेड एक अच्छी गेम है। मर्सीसाइड डार्बी पे अभी इतना स्टेक पे नहीं है, लेकिन लिवरपूल के लिए जो टॉप 5 की जो पोजीशन है वो बहुत क्रिटिकल है इवन नाउ। सो And City Arsenal for the championship. Of course, it is still in Man City's hand. If Man City beats Arsenal, तो मैक्सिमम आर्सेनल जो कर सकते हैं वो 85 पॉइंट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन गोल डिफरेंस इस वक्त आर्सेनल का ज्यादा है, +3 का है, लेकिन आई एम श्योर विद द नहीं 100% ज्यादा। आप गूगल कर लीजिएगा इसको। विद अगर ये गेम जीतने के बाद और बाकी गेम्स के ना, मैं समझता हूँ वो चीज आगे मतलब वो ओवरटेक कर सकते हैं गोल डिफरेंस को +3 को जो है। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। प्रेडिक्शन तो मैन सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल एवर्टन की बात की जाए तो लिवरपूल, एंड यही 3 बड़े मैचेस हैं। Spurs Brighton. स्पर्स ब्राइटन, आई फील इट्स गोना बी अ ड्रॉ। Okay, चलें इरफान, जल्दी कुछ कहेंगे या गूगल किया आपने? मैं अभी इसके बाद करता हूं। करके आपने और जरूर बताइएगा। मेरे जहन में थोड़ा सा ऑपोजिट था, बट लास्ट शो में भी ऑपोजिट था आपके जहन में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे शो बंद करने का कहा जा रहा है। आपकी प्रेडिक्शन शो मैचेस के बाद ले अभी लेंगे। जो है वो गोल डिफरेंस के बारे में बात करनी है या मैचेस के बारे में? डेफिनेटली आपकी प्रेडिक्शन हम लेंगे अब मैच के बाद। ठीक है, थैंक यू इरफान, थैंक यू लतीफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपना बड़ा ख्याल रखें, एंड फॉर ऑल योर स्पोर्टिंग फिक्स लाइक आई ऑलवेज से स्टे ट्यून टू पीटीवी स्पोर्ट्स। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी ऑन मंडे। टिल देन किक ऑफ की पूरी टीम की जाने से थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।